कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, जीवन में प्रत्येक विभाग, वर्ग और पक्ष, चाहे वो मानव हो या संसाधन हो, समाज के हर वर्ग की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता हो, इनमें सुधार लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास जरूरी हैं। इन सभी प्रयासों का एक ही उद्देश्य है, पूरे समाज का सामूहिक विकास। क्योंकि कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि पूरे समाज का संपूर्ण विकास ना हो। प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम का भी यही उद्देश्य है कि सबका विकास, सबका साथ। जी हाँ दोस्तों, समाज के हर वर्ग के विकास के लिए सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है और भविष्य में भी अनेकों प्रकार की लाभकारी योजनाओं को लागू करने की योजना सरकार बना रही है। क्या है प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम? कौन कौन से वर्गों के लिए क्या क्या योजनाएं सरकार ने शुरू की हुई हैं और शुरुआत की जा रही है, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दलबीर सैनी जी, समाज कल्याण अधिकारी जिला हिसार में, और इन्हीं के साथ हैं श्री राजपाल जी, एनजीओ मेंबर नीति आयोग भारत सरकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि अगर प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं जी, आपको क्या लगता है कि इसके जो मुख्य उद्देश्य है जिससे कि इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, वो क्या है? मूलभूत उद्देश्य या इसके मूलभूत बिंदु क्या क्या हैं? किसी भी सरकार का कार्य लोगों की भलाई करना होता है जी, और इस कार्यक्रम में भी सरकार का यही उद्देश्य है कि लोगों को कैसे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। माइनॉरिटी के लिए 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है भी सबसे पहले एजुकेशन का है कि जो भी हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, भाई एजुकेशन में वो अपना बेस्ट अचीव करें, अच्छे से अच्छा शिक्षा ग्रहण करें और अच्छी तरह लाइफ का एडजस्ट करें जी। उसके बाद कुछ महिलाओं के विकास के लिए है, कुछ जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनके टेक्निकल विकास के लिए भी वो किसी तरह की कोचिंग लें, चाहे वो कंप्यूटर में लें या दूसरी स्किल डेवलपमेंट के नए कोर्सेज हैं, उनमें ट्रेनिंग लेके अपने लाइफ में ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करें या जॉब में जाएं जी। इसके अलावा भी जैसे सामाजिक भाईचारे के लिए भी ये सौहार्द बना रहे विभिन्न कम्युनिटी में, और किसी तरह की घटनाएं घटित भी होती हैं उनके लिए भी भाईचारा कर्म को रखने के लिए पीस कमेटियां भी बनाई गई हैं। तो मेन उद्देश्य 15 पॉइंट का यही है कि समाज में कैसे सभी का विकास हो और कैसे जो माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक समाज के दूसरे वर्गों के समान खड़े हो सके जी। राजपाल जी, आप समाज सेवी भी हैं और 15 पॉइंट जो कार्यक्रम है, सर ने जैसा कि बताया कि सबका सामूहिक विकास, पूरे समाज में जितने भी वर्ग हैं सबका विकास हो, इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो आपको क्या लगता है कि अल्पसंख्यकों की अगर हम बात करें तो क्या उनके लिए इस तरह का जो प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है, इसका ये उद्देश्य कहाँ तक कामयाब हो सकते हैं? जैसे कि समाज में वातावरण है, माहौल है, आप देखते हैं। देखिए, पिछले 5-6 वर्षों से मिनॉरिटी कम्युनिटी का बच्चा शिक्षा, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक, कौशल विकास में, रोजगार में, और जहाँ तक बात है गांव के विकास, वो बहुत ज़्यादा प्रगति के पथ पर है जी। और जो बच्चे पहले स्कूल तक नहीं पहुँचते थे, उन्हें पता नहीं था, सरकार द्वारा यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से चलाया जा रहा है, जिसके कारण बच्चे अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो आज की ये 15 सूत्रीय कार्यक्रम है अल्पसंख्यकों के लिए बहुत ही अच्छा है और सरकार की ये नीति अच्छी है। डॉक्टर साहब, आपने 15 पॉइंट की जो बात करी उसमें पहला जो आपने बताया कि शिक्षा है मेन, चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो, चाहे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जिसको लेकर जो है अल्पसंख्यक समाज के वर्ग के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ सके। सर, इसमें स्कॉलरशिप का भी है कि कई तरह की स्कॉलरशिप भी चलाई जा रही हैं। सर, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये सारे जो जितने भी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, संबंधित वर्ग क्या इनका लाभ उठा पा रहा है? कई बार तो सर ऐसा होता है कि
कि जैसे कहा कि सर ने, इन्होंने बताया कि आगे नहीं बढ़ पाते बच्चे, उनको जागरूकता भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में। तो सर मुझे लगता है कि अवेयरनेस फर्स्ट नंबर पे आती है, तो उसके लिए आपके विभाग की तरफ से क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? बिल्कुल, आपने जैसे स्टूडेंट की बात की, तो स्टूडेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने 3 स्कीमें हमारी हैं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट कम मीन्स। जी। जैसे मेरे पास सिरसा भी रहा है, वहाँ माइनॉरिटी के ज़्यादा केसेज हैं, तो अनेक बच्चे जैसे हमारे चाहे सिख हैं, चाहे मुस्लिम हैं और क्रिश्चियंस हैं, जैन्स हैं, जो भी कम्युनिटी हमारी इसमें आती है, पूरी तरह सभी को पता है। और अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं ब्लॉक वाइज जी। और डिफरेंट हमें ओपन दरबार भी लगाए जाते हैं, इस बारे में भी ये फार्म भरे जाएंगे। और उनकी जो भी स्कीमें हैं, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग है या दूसरी तरह की स्कॉलरशिप अचीव करने का है या अलग तरह का कोई उनको और किसी तरह का भी जो गाइडेंस है भी, कैसे आप लोनिंग करवा सकते हैं, क्या है, वो पूरे इस तरह के कैंप लगाए जाते हैं और मैक्सिमम अवेयरनेस किया जाता है। और लोग अवेयर हैं स्कॉलरशिप का, उनको ऑनलाइन जाके अप्लाई करना होता है, सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे जाता है। उसके बाद हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए आता है सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास, फिर हम वेरीफाई करते हैं उसमें कि ये कॉलेज या इंस्टीट्यूट या स्कूल सिचुएटेड है इस एरिया में और ये स्टूडेंट स्टडी करता है। क्योंकि कुछ पीछे भी आया था, कुछ फेक भी इसमें पाए गए थे, जो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था कि कुछ लोगों ने उस साइट पे डाल दिया, वो स्कूल ही नहीं एग्जिस्ट करते थे। अगर स्कूल एग्जिस्ट करता था तो बच्चे नहीं थे। तो अवेयरनेस पूरी है और मैक्सिमम हम कहते हैं जितनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज आती हैं हरियाणा में, सभी लोग फ़ायदा उसका उठाते हैं जी। और लोनिंग वगैरह में भी स्पेसिफिक है, सिरसा एरिया में है, फतेहाबाद एरिया में है, तो लोनिंग भी जो इनके हमारी जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। और एजुकेशन लोन की भी सुविधा है सर? सभी बिल्कुल, प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं उसमें एजुकेशन लोन भी है और स्कॉलरशिप भी हैं और डिफरेंट टाइप की हेल्प भी है, गाइडेंस भी है, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और सारा उनको बेनिफिट मिल जाता है जी आफ्टर वेरिफिकेशन जी। राजपाल जी, ग्रामीण परिवेश की अगर हम बात करें तो जैसे आप का अनुभव रहा है गाँव का, समाज सेवा में आप जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से लगे हुए हैं, तो ग्रामीण परिवेश में जितनी भी माइनॉरिटी सेक्शंस हैं, कम्युनिटी हैं, उनके लिए क्या ग्राम पंचायतों के माध्यम से, सर ने जैसे कहा ब्लॉक वाइज जो है अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं, तो क्या ग्राम पंचायतें अपनी भूमिका अच्छे से निभा रही हैं? सबसे पहले तो सरकार निर्देश देती है विभाग वाइज, फिर ग्राम पंचायतें विभाग से मिलकर जो स्कीमें निर्धारित हैं उनके बारे में ग्राम पंचायतें अपने एक स्तर पर, स्कूल स्तर पर पंचायत है या गांव में धर्मशाला है, देसी भाषा में थेहाई बोलते हैं हम, वहाँ पर प्रोग्राम करते हैं जी। उन प्रोग्रामों में आजकल डिजिटल का ज़माना है, हर गांव में ई गवर्नेंस के सेंटर खोले हुए भारत सरकार के माध्यम से, वहाँ से जुड़कर सभी को मिनोरिटी कम्युनिटी के जितने भी पात्र हैं उनको उसके बारे में बताया जाता है। और पंचायतें आज के दिन बहुत डिजिटल पंचायतें हैं, जागरूक हैं, जो सरकार के साथ मिलकर अपना प्रोग्राम चला रही हैं और उस गांव के हर व्यक्ति तक वो स्कीमें पहुंचा रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी की अगर हम बात करें, जो ये जो 15 पॉइंट कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का, इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी आपका विभाग की तरफ से जो है? बिल्कुल, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को नोडल अफसर बनाया गया है। अगर कोई भी इस बारे में किसी भी माइनॉरिटीज़ के किसी पर्सन को या किसी को कोई गाइडेंस लेनी होती है तो हमारे पास आता है, हम डायरेक्ट करते हैं कि भाई ये वहाँ से हो जाएगा आपका और ये इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो हर एक उसमें यानी कि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को बनाया। कुछ स्पेसिफिक हमारे जैसे माइनॉरिटी बाहुल एरिया है, मेवात है, सिरसा है, उधर पलवल है, कैथल है, यमुनानगर है, तो वहाँ उनको स्पेसिफिक ग्रांट दी जाती है और एडीसी साहब उसके चेयरमैन होते हैं और उसमें स्पेसिफिक महिला विकास के लिए आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाते हैं इनके फंड से, कुछ आईटीआईज खोली गई हैं, कुछ स्कूल स्पेसिफिक गर्ल्स के लिए स्कूल खोले गए हैं। तो महिला विकास में भी और दूसरे तरह के विकास में भी स्पेशल ग्रांट भी है इसमें जी। तो पूरी तरह यानी कि हम कह सकते हैं कि लोग भी अवेयर हैं और जो भी ऊपर से जितनी स्कीमें हैं पूरी तरह लोग बेनिफिट भी उठाते हैं
और मैं सोचता हूँ कि जो इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है, अब हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक केस आता है, सरसा में कुछ एनजीओ ने ग्रांट के लिए अप्लाई किया था कि हम कंप्यूटर ट्रेनिंग देना चाहते हैं इन बच्चों को, तो हमने केस फॉरवर्ड कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। फिर वहाँ से जो स्पेसिफिकेशन है उनके बेस पे उनको लौट भी हुआ, पीछे सिरसा में चले भी हैं। और कुछ अब भी लोग, फतेहाबाद में था तो फतेहाबाद से हमारे पास आए कि हम माइनॉरिटीज़ के लिए ये स्किल डेवलपमेंट का करना चाहते हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, हमें दिया, हमने फॉरवर्ड कर दिया। तो अगर वो सारी गाइडलाइन में जो उन्हें ज़रूरत पूरी करते हैं तो उनको मिलेगा भी, और इन लोगों को ट्रेनिंग भी देंगे। राजपाल जी, एनजीओ की सर ने बात कही कि एनजीओज अच्छा काम कर रही हैं, आपका कैसा अनुभव रहा है? देखिए, एनजीओ एक समाज से जुड़े हुए लोगों का एक संगठन होता है, जिन्हें धरातल पर पता होता है कि यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। उन लोगों को मिलकर संगठन बनाने के बाद एक सरकार की मदद, जो ग्रांट डॉक्टर साहब ने बोली है, वो ग्रांटें के लिए अप्लाई करते हैं, फिर उन्हें मिलती है और वो समाज में कार्य करते हैं। उसके नोडल अफसर के रूप में जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर और केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं। उन एनजीओ की जो वह कार्य करते हैं, अनुदान लेते हैं, उसकी जांच करते हैं कि ये इन्होंने कार्य किया है या नहीं किया। हमारे हरियाणा में, मेवात में डॉक्टर साहब ने बोला है, सिरसा में है, टोहाना, फतेहाबाद में मिनोरिटी कम्युनिटी के ज़्यादा केस, वहाँ काफ़ी एनजीओ काम कर रही हैं और अपने स्तर पर अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि उन्हें मिनोरिटी कम्युनिटी के लोगों को पहले नहीं पता। समाज में जुड़ने के बाद और एनजीओ से जुड़ने के बाद उन लोगों ने ज़्यादा जागरूकता मिली है, पंचायतों के साथ उन्होंने संपर्क किया है जी। तो आज के दिन एनजीओ संगठन अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनमें एक महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है, जो एक एनजीओ के रूप में कार्य करता है जी, जो सरकार उनकी मदद करती है। जिला विकास प्राधिकरण, ये क्या नाम है, DRDA के थ्रू होता है और समाज कल्याण विभाग के थ्रू होता है। कुछ एनजीओ को दूसरे डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं, वो भी एक एनजीओ का रूप होता है। और गाँव के अंदर कुछ महिलाएं संगठन बना लेती हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय का एक पॉइंट है, उसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण, उसके अंदर नई रोशनी नाम से एक स्कीम है, उसके माध्यम से भी वो लोगों को जागरूक करती है। तो एनजीओ अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाता है और प्रशासन को साथ लेकर चलता है। अल्पसंख्यक हो तो उनकी सभी समस्याओं को वो दूर करता है। यानी कि आप मानते हैं कि एनजीओ और प्रशासन का आपस में सहयोग रहेगा तो निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम जो है कामयाब होंगे। जी जी, देखो, एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है। एनजीओ अकेला नहीं कर सकता जब तक प्रशासन साथ नहीं देता। प्रशासन ग्रांट है, मोटिवेशन का काम है, और जितनी भी सरकारी नीतियां हैं वो एक पैनल में जुड़ी हुई हैं, जिस हिसाब से अधिकारी उसकी इंस्पेक्शन करता है कि भाई कार्य कर रहे हैं नहीं है, समुदाय को लाभ मिला है नहीं मिला है, ये चीज़ें देखकर प्रशासन नोडल ऑफिसर नियुक्त करता है और उनकी देखरेख में ये कार्य होते हैं। जी डॉक्टर साहब, महिला सशक्तिकरण की बात कही है राजपाल जी ने, और अल्पसंख्यक महिलाओं की अगर हम बात करें तो क्या रोज़गार के जो समुचित अवसर जो हैं, इसमें एक पॉइंट था सर कि इसका उद्देश्य ये भी है कि सिर्फ शिक्षित नहीं करना, रोज़गार में भी उनकी पूरी भागीदारी होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण और रोज़गार में अल्पसंख्यकों की भूमिका, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, सबसे बड़ी बात हमने कही कि अगर एजुकेशन अच्छा लेंगी, कोई भी महिला है, गर्ल्स है, तो अच्छे कोर्सेज होंगे, MBBS किया है या IIT किया है, तो अगर बेस्ट एजुकेशन ले लेंगी तो उनके पास जॉब के अच्छे ऑप्शन होंगे। और मेन सरकार का भी यही फोकस रहा है कि मैक्सिमम बढ़िया से बढ़िया इनको एजुकेशन मिले, इसीलिए जितने ITI खोल रहे हैं, गर्ल्स स्कूल खोल रहे हैं माइनॉरिटीज़ में, और दूसरी स्पेसिफिक कोचिंग कोर्सेज चल रहे हैं, यानी कोचिंग चाहे वो CS की, सिविल सर्विसेज की है, दूसरी कोर्सेज है, वो सरकार और माइनॉरिटी जो मिनिस्ट्री है प्रोवाइड इन लोगों को करा रही है, ताकि जो महिलाएं हैं माइनॉरिटी से रिलेटेड वो अच्छी एजुकेशन ले, अच्छी कोचिंग लें और कंपटीशन में सक्सेस पाकर अच्छे स्थान लें। और जो इसमें नहीं पहुंच पाते उनके लिए स्पेसिफिक कुछ टेक्निकल कोर्सेज भी आए हैं, कुछ स्पेसिफिक लोन्स भी हैं, ताकि वो बेटर लाइफ अपनी बना सके और समाज का एक बढ़िया पार्ट बन सके। और जो लाइफ चलाने के लिए उसको, चाहे वो जॉब में है, चाहे वो कोई बिजनेस करते हैं, चाहे कोई NGO चलाते हैं या दूसरा कोई भी एरिया सेलेक्ट करते हैं, डांसिंग करते हैं और कोचिंग करते हैं,
म्यूजिक का करते हैं, तो सरकार की तरफ से हर एक सिस्टम में इन लोगों को हेल्प दी जा रही है ताकि ये आत्मनिर्भर बन सकें। और महिलाओं के पे तो ज़्यादा फोकस है कि ताकि, क्योंकि घर में अगर महिलाएं साक्षर होंगी, अच्छी नॉलेज होगी, जॉब में होगी, तो परिवार का भी अच्छी तरह पालना पोषना हो सकेगा और वो समाज का एक बड़ी अंग बन के लोगों को ज़्यादा गाइड कर सकेंगी और एक विकसित और सभ्य समाज का निर्माण हो सके। राजपाल जी, जैसा सर ने कहा कि महिला जो है समाज की धुरी है, हर तरीके से जिम्मेदारी वो अपनी अच्छे से निभा रही है। अगर एक महिला शिक्षित होती है, पूरा समाज नहीं पूरा देश शिक्षित होता है और अच्छी परवरिश संस्कार देकर सभ्य समाज का निर्माण करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपको क्या लगता है कि ये कार्यक्रम जो सरकार ने चलाए हैं या जितनी भी योजनाएं सरकार की चल रही हैं या भविष्य में आने वाली हैं, उनसे जो अभी चल रही हैं उनसे उनका लाभ उठाकर क्या अल्पसंख्यकों के जीवन की दशा में, जीवन स्तर की दशा में सुधार आया है? थोड़ा बहुत भी आपको क्या महसूस होता है? देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय की जितनी भी महिलाएं, जितनी भी लड़कियां अपने कोर्स करती हैं, आज के दिन मैं मानता हूं कि वो बहुत सफल हैं। टेक्निकल कोर्स में, जनरल कोर्स में मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में आ रही हैं जी। दूसरा प्रोफेशनल में काफ़ी जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं अपना खुद का बिजनेस डेवलप कर रही हैं। पिछले 30 सालों से और आज का कंपैरिजन करें तो हम मानते हैं कि सफल महिला के रूप में आज वो व्यवसाय कर रही हैं या अपना रोजगार स्वयं का कर रही है। और शिक्षा और देश के प्रति उनका एक दृढ़ कर्तव्य और उनकी लगन जो सरकार की स्कीमों के माध्यम से उन्हें मिली है, क्योंकि वो गरीब मिनोरिटी कम्युनिटी से जुड़े हुए महिला थी, उन्हें हर घर में जो सुविधा नहीं मिलती थी, वो सरकार के 15 सूत्रीय कार्यक्रम, अल्पसंख्यक मंत्रालय माध्यम से या सरकार की जो नीतियां हैं उनके माध्यम से वो शिक्षित होकर आज वो एक स्टेप पर आ चुकी हैं जो उनको अपॉर्चुनिटी देता है। जो महिला ग्रेजुएट है, आज यूपीएससी के लिए सरकार उन्हें तैयारी के लिए फ्री कोचिंग देती है जी। राज्य सरकार भी उनको कोचिंग देती है, एसएससी की देती है। बड़े लेवल पर उन्हें अपना हुनर दिखाने के लिए आज सरकार उनकी मदद कर रही है। और जितनी महिलाएं शिक्षित होकर अपना व्यवसाय या अपनी नौकरी करती हैं, जो गांव में काम के लिए रुक जाती हैं, वो भी आज समृद्ध हैं। स्किल डेवलपमेंट के छोटे कोर्स के रूप में अपना छोटा छोटा व्यवसाय जोड़ के कार्य करती हैं जी। मैं मानता हूं कि आज महिला जो अल्पसंख्यक से जुड़ी हुई, गरीबी से जुड़ी हुई है, तो वो आज के दिन बहुत ज़्यादा समृद्धि की ओर बढ़ रही है जी। डॉक्टर साहब, कोई भी कार्यक्रम तभी कामयाब होता है जब उसकी कंट्रोलिंग जो अथॉरिटी है वो मजबूत हो। तो कंट्रोलिंग जब आप लोग करते हैं, प्लानिंग सरकार कर देती है, एग्जीक्यूट आप लोग करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक कोई भी कार्यक्रम, कोई भी योजना, कोई भी जो है प्लानिंग कामयाब नहीं हो सकती। तो सर, कंट्रोलिंग में किस प्रकार की दिक्कत आपको आती है? कई बार लोगों की शिकायतें भी होती हैं कि जी ये स्कीम आई थी, हम तक पहुंची ही नहीं, हमने अप्लाई किया था, हमें उसके लोन नहीं मिला या कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिली। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं सर। नहीं, अच्छी कंट्रोलिंग ज़रूरी है। सरकार का एक सेट पैटर्न है कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की स्कीम, तो वो हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर के पास आएगी। डिप्टी कमिश्नर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को भेजेगा भी ये नए प्रोजेक्ट आए हैं, ये नई स्कीम आई है। वो फिर वीडियो के माध्यम से प्रोजेक्ट हम तैयार करवाते हैं जी। और फिर वो वीडियो पूरी तरह तैयार करके, प्लान करके, स्केच करके, उसके लिए अगर साइट चाहिए साइट सेलेक्ट करके, उसका पूरा एस्टीमेट बना के, वो फिर रिकमेंडेशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर जब हेडक्वार्टर से होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है और वहाँ से फिर उसकी यानी ग्रांट रिलीज होती है। इन बिटवीन क्या है कि स्पेसिफिक जो भी काम हुआ है उसकी देखा जाता है कि क्या इसमें पैसा लगाया गया है किसी जैसे महिला आश्रम के लिए या किसी आंगनवाड़ी के लिए, तो वहाँ के लिए एक स्पेसिफिक टीम बनाई जाती है जो उसकी क्वालिटी को भी वो करते हैं, मेजर करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी टीमें आती हैं, स्पेसिफिक भी इतना पैसा रिलीज किया गया, कितना काम हुआ है, उसके लिए यूसी जाते हैं स्पेशल। एक यूसी जाने के बाद ही सेकंड ग्रांट रिलीज होती है। तो सरकार का बड़ा एक सेट पैटर्न है और पूरा कंट्रोल है कि उसमें क्वालिटी भी हो,
काम भी सही हो और स्पेसिफिक टाइम पे भी हो, और जो वही यानी कि कोर्सेज या वही जो भी डेवलपमेंट के वर्क हैं प्रशासन वही भेजता है जिसकी उस एरिया में नीड होती है, ताकि जो लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, अल्पसंख्यक के जो हमारा एरिया है स्पेसिफिक जिस एरिया में है, तो उन लोगों को लाभ मिल सके। हरियाणा गवर्नमेंट ने में कुछ ब्लॉक सिलेक्ट किए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिलेक्ट किए हैं कि ये ब्लॉक हैं जो कि माइनॉरिटी में आते हैं, उन्हीं ब्लॉक के प्लान बन के आगे जाते हैं, और स्कीमें तो स्कॉलरशिप वगैरह सभी जगह लागू होती है, जो पर डेवलपमेंट वर्क उसमें कुछ परसेंटेज रखी गई कि इस एरिया में है, उससे बन के जाती है, ग्रांट रिलीज होती है और काम होता है। और खूब मेवात में या दूसरे एरिया में, यानी जो स्पेसिफिक एरिया है माइनॉरिटीज़ का, वहाँ वर्क हो रहा है, जॉब भी मिल रही है और बढ़िया रिहेबिलिटेशन भी हो रहा है लोगों का, और वो प्रोस्परस हैं, मैं तो मानता हूँ। यानी कि आपको लगता है कि जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उससे आपका विभाग जो है संतुष्ट है? बिल्कुल भी, क्योंकि क्या होता है कि क्या इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी का ये है कि स्कॉलरशिप टाइम पे मिल जाए, जो ग्रांट रिलीज हुई है किसी भी काम के लिए, उस एरिया में स्कूल खुलना है, मदरसा खुलना है, या कोई भी महिलाओं के लिए कोई क्रैच खुलना है, सेंटर खुलना है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलना है, कोई भी जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो उस एरिया में जहाँ नीड है वो अगर टाइमली उनको मिल गया, जो चीज़ उनको चाहिए थी वो होगी, तो हम मानते हैं कि ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी स्कीम का, अगर ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सेटिस्फाइड रहती है और एडमिनिस्ट्रेशन भी सेटिस्फाइड रहता है। जी राजपाल जी, सर ने जैसा कहा कि हर वर्ग को लाभ पहुंचना चाहिए, कोई भी प्रोजेक्ट अगर सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाता है तो। समाज की अगर हम बात करें, आज का जो हमारा समाज है नैतिकता के हिसाब से जो है, आर्थिक और नैतिक दोनों पहलुओं को हम देखते हैं। आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, समाज के हर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए सरकार प्रयासरत है लगातार, लेकिन नैतिकता की अगर हम बात करें, आप समाज सेवी हैं इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि नैतिकता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज हम कहाँ हैं और क्या क्या ज़रूरतें हैं ताकि समाज का जो नैतिक स्तर है वो ऊँचा उठ सके? देखिए, नैतिकता की बात जहाँ है, आज जो अल्पसंख्यक है या समाज है, वर्ग है, वो अपने कार्यों के प्रति समर्पित है, अपने कार्य करता है। कुछ होता है गांव में या आसपास समाज में कुछ इस तरह के लोग मिल जाते हैं जो उस प्रोजेक्ट को या स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। उस उत्तर में तो प्रशासन उसका साथ देता है। गांव में होता है कि नैतिकता के रूप में किसी एक महिला को या किसी एक अल्पसंख्यक को वो स्कीम का लाभ ना मिला हो और वो दर दर भटकता है, उसकी एवज में वो कंप्लेंट करता है, भाई सरकार से मिलता है, कोई मंत्री से कंप्लेंट करता है कि मैंने इस स्कीम का लाभ नहीं मिला जी। उस लाभ के लिए वो अपने प्रशासन अधिकारी से मिलता है, वहाँ जाकर ये कन्फर्म होता है कि प्रशासन अधिकारी किस तरह उस शिकायत का निवारण कर सकता है। जी सर, ये तो बात होगी प्रशासन की, प्रशासनिक सहयोग की बात होगी। मैं नैतिकता की बात कर रही हूँ। अगर हम अपने संस्कार जैसे पहले पूर्वजों के को हम देखते थे, जो सामाजिक माहौल होता था, ग्राम पंचायतों का जो माहौल होता था, क्या वो आज देखने को मिल रहा है? केवल सरकारी योजनाएं काफ़ी नहीं है सर समाज को ऊपर उठाने के लिए। नैतिकता की हम बात करेंगे, संस्कारिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो वो उसका स्तर कैसा है? गांव का एक माहौल है पंचायती, 5 लोग जो फैसला करते थे वह एक नैतिकता का रूप होता था। आज उसमें थोड़ा फर्क पड़ा है क्योंकि युवा पीढ़ी है, अपने ज़्यादा भागना चाहती है, जल्दी कुछ करना चाहती है जी। लेकिन जो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो पंचायत में बैठकर समझाते हैं कि कुछ एक सिस्टम के दायरे के तहत रहकर अपना कार्य किया जाता है। नैतिकता का थोड़ा सा फर्क आया है पिछले 10 सालों में, जब ये डिजिटल टेक्नोलॉजी चली है। देखो, हर चीज़ें फ़ायदे के लिए नहीं होती, उसको फ़ायदा लिया जाता है। अब सोशल मीडिया है या टीवी है या फेसबुक के माध्यम से जो हम कार्यक्रम देखते हैं, सुनते हैं जी, वो एक नैतिकता को देखकर ही बनाए जाते हैं। उसमें थोड़ा फर्क आया है। कुछ इस तरह के या सामाजिक तत्व होते हैं जो उस नैतिकता को तोड़ते हैं, जो एक भाईचारा को
बदल देते हैं, दूसरा रंग दे देते हैं, गांव में माहौल बिगाड़ देते हैं। तो नैतिकता में पॉजिटिविटी तो रही है, चल रही है, अच्छे कार्य हो रहे हैं समाज में। कुछ लोग एक सामाजिक के इस तरह की भावनाओं को खिलवाड़ करते हैं, उनको रोकने के लिए पंचायतें बैठी हुई हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि नैतिकता का ठीक काम लोगों को पंचायत के माध्यम से हो रहा है जी, और गांव में भाईचारा भी कायम है जी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से भाईचारा कायम रहे, नैतिकता जो है आगे की ओर बढ़े, ताकि हमारे समाज का उत्थान हो सके। सर, मोरलिटी की जहां बात करते हैं, मोरलिटी पे आज काम करने की ज़रूरत है। मोरल वैल्यूज़ कहीं ना कहीं सर ने भी कहा, जैसे कि युवा पीढ़ी जो है बहुत आगे भागना चाहती है। 15 पॉइंट कार्यक्रम की बात करेंगे तो सर उसमें भी एक पॉइंट है कि सामूहिक जो है दंगे, सामाजिक दंगों पर रोकथाम और कंट्रोलिंग भी एक पॉइंट है सर इसमें। तो क्या मोरलिटी और इस पॉइंट पे अगर काम किया जाए तो ये दोनों आपस में किस तरीके से संबंधित हैं सर? बिल्कुल, मोरलिटी का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहेगा पीस बनाने में। देखो, स्पेसिफिक एरिया है, कुछ कोई भी गांव है, वहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और किसी छोटी बातों पे, किसी वैसी अफवाह पे भी कई बार आपस में थोड़ा सा द्वेष हो जाता है, मतभेद हो जाता है। और देखा भी गया कुछ एरिया में, मीडिया में भी हम देखते हैं। परंतु सरकार द्वारा भी स्पेसिफिक कुछ पीस कमेटियां बनाई गई हैं, और जो हमारा हिंदुस्तान में जो भाईचारे की भावना है, चाहे कोई भी कम्युनिटी है, काफ़ी स्ट्रोंग है। कुछ लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, अगर 20% तो 80% जोड़ने की भी करते हैं, क्योंकि उनके अंदर मोरल वैल्यू है, मोरलिटी है कि हमें भाईचारा रखना ही है। बेसिकली तो हम ह्यूमन बीइंग हैं, सभी मनुष्य हैं। ये तो समाज ने बनाया है, वर्ग बनाए हैं, कम्युनिटी बनाई है। जब भाईचारा हम सभी मनुष्य हैं, वो तो बाद की बातें हैं। तो जो बंदे उसको सोच लेते हैं, वो कहाँ से आती है? वो संस्कार से आती है। अगर आदमी के अंदर संस्कार है तो सारे एक लगते हैं, और जब एक लगेंगे तो बैरी नहीं लगेगा, कोई दुश्मन नहीं लगेगा। अगर कई डिफरेंस तो परिवार में भी हो सकते हैं, दो भाइयों में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो जहाँ इतना प्रेम होगा वहाँ सामाजिक सौहार्द भी होगा। अगर कहीं कोई डिस्प्यूट हुआ भी है तो उसका सॉल्यूशन हो जाता है और ज़्यादा नहीं बिगड़ने पाता। और वैसे भी पुलिस प्रशासन है, प्रशासन है, और सामाजिक जो कमेटियां हैं, शांति कमेटियां हैं, कई बार आ जाते हैं तो ये बनती भी हैं। और मैं तो हरियाणा में मानता हूँ इस तरह के माहौल कभी हुए नहीं। कुछ एरिया में एक आध बार आ जाते हैं, कोई किसी चेंज, धर्म चेंज के नाम पे आ जाते हैं, उसमें अफवाह ज़्यादा होती हैं। इक्का दुक्का तो सभी कर लेते हैं, परंतु जो समाज में हमारे सोशल कंट्रोल्स हैं, वैल्यू हैं, संस्कार है, आपस में भावनाएं हैं, जो हमारे अंदर परोपकार की भावनाएं हैं, वो अलग से ही हैं। उसमें हम किसी भी चीज़ को माने, मोरलिटी को माने, वैल्यूज को माने, एथिक्स को माने, यानी कि आप मानते हैं कि मोरलिटी जो है, नैतिकता जो है वो सबसे ऊपर है। अगर नैतिकता अगर हम बनाए रखेंगे, उसका स्तर ऊंचा रखेंगे, तो निश्चित तौर पर सरकारी प्रयास कम करने पड़ेंगे, और सरकार जितनी भी योजनाएं लेकर आ रही है या अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने शुरुआत की है, वो कामयाब ज़रूर होंगी, उन तक पहुँचेंगी और अधिकाधिक लाभ वो उठाएंगे। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।